हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 5 के गणित विषय के उपविषय विभिन्न वस्तुओं को इकाई के साथ तोलना और उसका मोल करना सीखेंगे। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे विभिन्न वस्तुओं को इकाई के साथ तोलना और उनका मोल करना। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्र में दी गई वस्तुओं को तोलने की इकाई उसके सामने लिखो। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, हमें बताना है कि ये जो वस्तुएं हैं वो किस इकाई में तोली जाती है। जैसे कि ये क्या है, एक अदरक है। तो बच्चों अदरक किस इकाई में तोली जाती है, ग्राम में या किलोग्राम में? तो जो अदरक है वो ग्राम में तोली जाती है। जैसे 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम अदरक, ऐसे ही जो अदरक है वो ग्राम में तोली जाती है। अब ये चित्र है बच्चों, ये किसका चित्र है? ये है सेब का। ये क्या है, सेब है। तो सेब किस में तोले जाते हैं, ग्राम में या किलोग्राम में? तो बच्चों जो सेब है वो किलोग्राम में तोले जाते हैं। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो कहते हैं ना 1 किलोग्राम सेब दे दो, आधा किलोग्राम सेब दो। तो ये सेब क्या है, किलोग्राम में ही तोले जाते हैं। अब है ये है गेहूँ, और जो गेहूँ है वो किस में तोले जाते हैं बच्चों, किलोग्राम में। जैसे 10 किलोग्राम गेहूँ, 20 किलोग्राम गेहूँ, यानी कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं हमें खरीदने हैं 20 किलोग्राम गेहूँ। तो जो किलोग्राम है वो क्या है, इनके तोलने की इकाई है। तो यानी कि इसको किस में मापते हैं, किलोग्राम में। ऐसे ही ये क्या है, एक लड़का है। तो यानी कि हमें किसी व्यक्ति का वज़न नापना हो, किसी व्यक्ति का भार मापना हो, तो वो भी किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में। जैसे कि आपका वज़न मान लीजिए 55 किलोग्राम होगा, 40 किलोग्राम होगा, तो ये सब क्या है, किलोग्राम। तो ये है व्यक्ति को भी हम किलोग्राम में मापेंगे। ऐसे ही स्कूल बैग भी बच्चों किलोग्राम में ही मापा जाता है। जैसे कि 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो ये सब क्या है, स्कूल बैग भी हमारा किलोग्राम में मापा जाता है। और ये है एवरेस्ट गरम मसाला। तो ये जो गरम मसाला है, या मसाले जितने भी होते हैं ये ग्राम में आते हैं। जैसे 500 ग्राम मसाला, 600 ग्राम मसाला, 100 ग्राम मसाला, तो ग्राम में ही ये मसाले आते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा पहला प्रश्न, जिसमें हमने बताया कि जो वस्तुएं हैं, जैसे अदरक ग्राम में मापी जाती है, सेब किलोग्राम में मापे जाते हैं, गेहूं किलोग्राम में, किसी का भी वज़न हो गया वो किलोग्राम में, किसी का बैग है, स्कूल बैग या बस्ता है, किलोग्राम में मापा जाता है। और मसाला जो है ये चित्र किस में मापा जाएगा, ग्राम में। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, भार को किस किस पे मापा जाता है? तो बच्चों भार को ग्राम और किलोग्राम में मापा जाता है। यानी कि भार मापने की कौन सी इकाई होती है, एक तो हुआ ग्राम और दूसरा किलोग्राम। ठीक है, तो भार को हम किस में मापते हैं, ग्राम में और किलोग्राम में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा वज़न लगभग डैश किलोग्राम है। तो बच्चों मेरा वज़न लगभग 55 किलोग्राम है। यानी कि जो वज़न है वो किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। किस में, किलोग्राम में। तो मेरा वज़न लगभग कितने किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है। आप यहाँ पे अपना वज़न भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न है, मेरे जैसे 12 बच्चों का वज़न लगभग कितने किलोग्राम होगा? तो मान लीजिए बच्चों यहाँ मैंने लिखा है कि मेरा वज़न है 55 किलोग्राम। तो ये तो मेरा वज़न है, लेकिन अगर मेरे ही जैसे 12 बच्चों का वज़न मुझे बताना है तो मैं क्या करूँगी, अपने वज़न से 12 बच्चों को गुना कर दूंगी। जो गुना करने पे मिलेगा 660 किलोग्राम। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने अपने वज़न, यानी कि मेरा वज़न है 55 किलोग्राम, तो मैंने 55 किलोग्राम को 12 से गुना कर दिया, क्योंकि मेरा वज़न 55 किलोग्राम है और मेरे ही जैसे 12 बच्चों का वज़न भी 55 किलोग्राम होगा। तो इन सभी 12 बच्चों का कुल वज़न कितना होगा, 660 किलोग्राम। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। 5 किलोग्राम चावल किसके बराबर हैं? तो बच्चों हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हुए, 1000 ग्राम। अब हमसे पूछा है 5 किलोग्राम चावल, यानी कि 5 किलोग्राम चावल में कितने ग्राम चावल होंगे? तो हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम हुए, 5 गुना 1000, 5
1000 ग्राम चावल। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में 5 गुना में 1000 इज इक्वल टू 5000 ग्राम चावल। ऐसे ही अब अगला प्रश्न है हमारा, 700 ग्राम झींगा मछली प्लस कितने झींगा मछली 1 किलोग्राम झींगा मछली के बराबर होंगी। तो हमें 700 ग्राम झींगा मछली पता है। अब हमें बताना है कि 1 किलोग्राम झींगा मछली, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम यहाँ पे 1000 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि कितनी झींगा मछली टोटल 1000 ग्राम के बराबर होगी। तो 700 जमा 300 कितना होता है बच्चों, 1000 होता है। तो 700 ग्राम झींगा मछली प्लस में यानी जमा में 300 ग्राम झींगा मछली किसके बराबर होगी, 1 किलोग्राम झींगा मछली के, यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम झींगा मछली के बराबर होगी। तो हमारा उत्तर क्या आया, 300। 700 जमा 300 1000 ग्राम, 1000 ग्राम किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के। अगला हमारा प्रश्न है, 1 किलो 250 ग्राम चीनी जमा में 750 ग्राम चीनी किसके कितने बराबर होगी। तो 1 किलोग्राम चीनी बच्चों, मान लीजिए 1 किलो 250 ग्राम चीनी, यानी कि 250 ग्राम और ये 750 ग्राम ही हम जोड़ देंगे तो 0 0 0 5 5 10 7 2 9 1 10, ये कितने के बराबर हो गया, 1000 ग्राम के। 1000 ग्राम कितने के बराबर होता है, 1 किलोग्राम के। और जमा में 1 किलोग्राम हमारे पास पहले से ही है, तो 1 किलोग्राम जमा 1 किलोग्राम किसके बराबर हो गया, 2 किलोग्राम चीनी के। तो हमारा उत्तर क्या आया, 2 किलोग्राम चीनी के बराबर हुआ, क्योंकि 1 किलो 250 ग्राम चीनी में जब हम 750 ग्राम चीनी जोड़ेंगे, 1 किलो 250 ग्राम चीनी में जब हम 750 ग्राम चीनी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर, 2 किलोग्राम चीनी। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्न प्रश्नों को हल करो। पहला हमें है दिया है जमा करो, यानी कि हमें जो हमारा पहला प्रश्न है जमा करने का, हमें 449 किलोग्राम और 858 ग्राम में 335 किलोग्राम और 489 ग्राम जोड़ना है। तो बच्चों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की संख्या को जोड़ेंगे और ग्राम के नीचे ग्राम की संख्या को जोड़ेंगे। तो जैसे कि हमें दिया है पहला प्रश्न में 449 किलोग्राम और 858 ग्राम। तो बच्चों हमें क्या करना है, हम किलोग्राम के नीचे किलोग्राम वाली संख्या और ग्राम के नीचे ग्राम वाली संख्या लिखेंगे। जैसे हमें पहले दिया है 449 किलोग्राम और 858 ग्राम, तो हमने क्या किया, किलोग्राम के नीचे 449 किलोग्राम और ग्राम के नीचे 858 लिखा। उसके बाद हमें दिया है 335 किलोग्राम, तो हमने 335 कहाँ लिखा, जहाँ हमने किलोग्राम वाली पहली संख्या लिखी है 335 किलोग्राम और ग्राम के नीचे 489 ग्राम लिखा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, 8 जमा 9 17, 8 5 13 और 1 14, हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13। अब हमें 3 यहाँ लिख के हासिल हमने 1 आगे ले लिया, 9 5 14 और 1 15, 4 3 7 और 1 8 और 4 3 7। तो इनको जमा करने पे हमें कुल कितने किलोग्राम और ग्राम समान मिला, 785 किलोग्राम और 347 ग्राम। तो ये कुल कितना आंसर हो गया हमारा, यानी 449 किलोग्राम और 858 ग्राम को 335 किलोग्राम 489 ग्राम से जमा करने पे हमें कुल कितना प्राप्त होगा, 785 किलोग्राम 347 ग्राम। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है घटा करो। यानी कि अब हमें क्या करना है, 786 किलोग्राम और 800 ग्राम में से 355 किलोग्राम और 300 ग्राम को घटाना है। तो 800 ग्राम में से 300 ग्राम गया 500 ग्राम, और 786 में से अगर हम 335 घटाते हैं तो 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, 431 किलोग्राम प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा घटा करने में प्रश्न संख्या 2। अब बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 3 है, बाजार में सेब 60 रुपये किलो व संतरे 40 रुपये किलो हैं।
तुमने 2 किलो सेब और 3 किलो संतरे खरीदे तो तुमने दुकानदार को कितने रुपए दिए। तो यानी कि बच्चों इसमें क्या कहा है कि जो सेब हैं वो 60 रुपये के 1 किलो और संतरे 40 रुपये के 1 किलो मिल रहे हैं। और हमने कितने संतरे और सेब खरीदे हैं, 2 किलो सेब और 3 किलो संतरे खरीदे हैं। तो हमने कुल कितने पैसे दुकानदार को दिए। तो हमने क्या किया है, 2 किलो संतरे खरीदे हैं। 1 किलो में 1 किलो संतरे की कीमत क्या है, 60 रुपये। तो 2 किलो संतरे की कीमत कितनी हो गई, 60 गुना में 2 120 रुपये। तो ये हो गई सेब की कीमत। ऐसे ही हमने 3 किलो संतरे खरीदे हैं। 1 किलो संतरे की कीमत कितनी है बच्चों, 40 रुपये। तो 3 किलो संतरे की कीमत कितनी होगी, 40 गुना में 3 120। यानी कि सेब की जो कीमत हमने दी है वो है 120 रुपये और संतरों की कीमत दी है 120 रुपये। तो 120 जमा 120 मिलाकर कुल कितना हो जाएगा, 240 रुपये। यानी कि सेबों की कुल कितनी कीमत थी, 120 रुपये। ऐसे ही संतरे कितने में खरीदे टोटल, 120 में। तो इन सब दोनों को हम जमा कर देंगे, 0 0 0 2 2 4 1 1 2। तो कुल कितने में खरीदे हमने पूरे सेब और संतरे, 240 रुपये में। ठीक, अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, सार्डिन मछली 40 रुपये किलो है। यानी कि 1 किलो सार्डिन मछली कितने रुपए की है, 40 रुपये की है। तुम्हारे पास कुल 200 रुपये हैं। इतने रुपयों में तुम कितनी मछली खरीद सकते हो। तो बच्चों हमारे पास कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं और 1 किलो मछली की कीमत कितनी है, 40 रुपये। तो हम 200 रुपये में कितनी मछली खरीद सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 200 रुपये को 40 से भाग दे देंगे। और जब हम इन्हें भाग देंगे तो हमें कुल कितने उत्तर मिलेगा, 40 गुना 5 कितना होता है, 200। तो 200 को जब हम 40 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा, 40 पंजे 200। तो ये हो गया हमारा उत्तर। हम कुल कितने किलोग्राम मछली खरीद सकते हैं, 5 किलोग्राम मछली। इसके लिए हमने क्या किया था, 200 रुपये को 40 से भाग किया और भाग करने पे हमारा उत्तर आया 5 किलोग्राम मछली। यानी हम 200 रुपये में कुल 5 किलोग्राम सार्डिन मछली खरीद सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक छात्र मिड डे मील में 200 ग्राम चावल खाता है। 40 बच्चों की कक्षा में कितने किलोग्राम चावल लगेंगे। यानी कि हमें बताया है कि जो एक बच्चा है वो मिड डे मील में 200 ग्राम चावल खाता है। तो 40 बच्चे कितने ग्राम चावल खाएंगे या कितने किलोग्राम चावल लगेंगे। तब 200 गुना 400 कितना होता है बच्चों, 8000 ग्राम के। और 8000 ग्राम में कुल कितने किलोग्राम होंगे, 8 किलोग्राम। क्योंकि 1000 ग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम के। तो 8000 ग्राम कितना होगा, 8 किलोग्राम के। तो हमें कुल कितने चावल चाहिएंगे, 8 किलोग्राम चावल पूरी 40 बच्चों की कक्षा के लिए लगेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। खाली बॉक्स में उचित वजन रखकर तराजू संतुलित कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, ये एक तराजू दिखाया गया है, हमें भार संतुलित करना है। तराजू कब संतुलित होगा बच्चों, जब दोनों तरफ तराजू के जो दोनों पलड़े हैं उस पर जो भार है वो बराबर होगा। जैसे तराजू के एक तरफ है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पे 300 ग्राम दिया हुआ है तो हमें 300 ग्राम हमें भार एक साइड दिया हुआ है। तो हम इस साइड और कितना भार रखें कि ये जो भार है बराबर हो जाए 1000 ग्राम के। तो 300 जमा 700 कितने के बराबर होता है बच्चों, 1000 ग्राम के। तो हमें क्या करना है, इस तरफ 700 ग्राम भार और रखना होगा ताकि ये वाला जो पलड़ा है इसके बराबर हो जाए। तो हमारा उत्तर आएगा 700 ग्राम। ऐसे ही हमारा दूसरा चित्र है, इसमें भी एक तरफ 1 किलोग्राम है यानी कि कुल 1000 ग्राम है और यहाँ पे हमें 400 ग्राम दिया है। तो हम कितना और जोड़ें कि जो इस तरफ पलड़ा है वो बराबर हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 1000 में से हम 400 का अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 0 10 में से 4 गए 6, यानी कि हमें 600 ग्राम की और आवश्यकता है इस तरफ। तो हमने क्या किया, 600 ग्राम को और इसमें जोड़ दिया। ऐसे ही अब आता है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों,
2000 ग्राम होते हैं। हमारे पास कितने ग्राम है पहले से, एक तरफ 1200 ग्राम है। तो हमें पता लगाना है कि हम और कितना जोड़ें कि इसमें 1200 में हम कितना और जमा करें कि वो कुल मिलाकर 2 किलोग्राम हो जाए। तो हमें पता है 1200 जमा 800 किसके बराबर होगा, 8 2 10, 1 1 2, 2000 ग्राम के। तो हमें कितना जोड़ना है इसमें, 800 ग्राम और जोड़ना है। ऐसे ही बच्चों अगला प्रश्न है 2500 ग्राम जमा में कितने ग्राम करेंगे, 4 किलोग्राम हो जाए। तो 4 किलोग्राम में होते हैं कुल 4000 ग्राम। हमारे पास है 2500 ग्राम। अब हम क्या कर सकते हैं, 4000 में से अगर हम 2500 को घटाएंगे तो हमें घटा करने पे मिलेगा 1500 ग्राम, यानी कि 2500 जमा 1500 किसके बराबर होगा बच्चों, 4000 ग्राम के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, इस 2500 में 1500 और जमा करना है ताकि हमें कुल 4000 ग्राम मिले इस तरफ भी। और जब हमारा ये 4000 ग्राम हो जाएगा तो इस तरफ और इस तरफ जो है पूरा पलड़ा भारी होगा, ठीक है, एकदम समान। ऐसे ही यहाँ पे 600 ग्राम है, तो 600 ग्राम एक तरफ हमें दिया है, इस तरफ हमें 300 ग्राम है। अब हमें बताना है कि और कितना जोड़ें कि हमें ये जो पलड़ा है एकदम समान मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, 300 जमा 300 किसके बराबर होता है बच्चों, 600 के बराबर होता है। तो हमें 300 ग्राम और जोड़ने हैं इसमें। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, और यहाँ पे हमें 250 ग्राम दिया है, हमें 750 ग्राम और जोड़ना है ताकि ये कुल मिला के 1000 ग्राम हो जाए और ये भी हमारा एकदम समान हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों आज के जीवन कौशल की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे बिल बनाना। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, बिल बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुकानों पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को खरीदारी कहा जाता है। यानी कि बच्चों जब हम दुकानों पर जाते हैं और वहाँ पे सामान खरीदते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होती है तो लाभ होता है, और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्या होती है, हानि। ठीक है, चलिए अब हम अपना प्रश्न पढ़ते हैं। रोहित की माँ उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास की किराने की दुकान पर भेजती है। किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दें जो नीचे दिए गए हैं। यानी कि रोहित की माँ ने उसे कुल 1000 रुपये दिए हैं और उसे किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। अब हमें ये बताया गया है जैसे चावल कितने रुपए हैं के मिलते हैं, 40 रुपये, यानी 1 किलोग्राम चावल 40 रुपये के मिल रहे हैं। और जो रोहित ने सामान खरीदा है वो कितने किलोग्राम है, 1 किलोग्राम ही रोहित ने भी चावल खरीदे हैं। तो 1 किलोग्राम चावलों की कीमत कितनी है बच्चों, 40 रुपये है। रिफाइंड तेल की कीमत है 107 रुपये पर लीटर, यानी कि 1 लीटर रिफाइंड तेल की कीमत है 107। रोहित ने कितना तेल खरीदा है, 2 लीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर की कीमत अगर 107 रुपये है तो 2 लीटर की कीमत के लिए हम क्या करेंगे, 107 को 2 से गुना कर देंगे। तो 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, यानी कि कुल कितने रुपए मिले का तेल खरीदा रोहित ने, 214 रुपये का तेल खरीदा है। ऐसे ही अब चीनी की कीमत आई है। चीनी की कीमत है 38 रुपये 1 किलोग्राम की, यानी 1 किलोग्राम चीनी 38 रुपये की है। और रोहित ने कितने किलोग्राम चीनी खरीदी है, 2.5 किलोग्राम चीनी। तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चों 38 किलोग्राम को हम 2 से कर देंगे, 2 8 16, 2 3 6 और 7, ये तो हो गई 76 रुपये की। और 38 रुपये की उसने अगर 1 किलोग्राम चीनी खरीदी है तो आधा किलोग्राम चीनी कितने रुपए की आएगी, 38 बटा 2 19 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, अब 19 रुपये को भी इसमें जोड़ देंगे और ये हो जाएगा कुल 95 रुपये। तो यानी कि 2.5 किलोग्राम चीनी की कुल कीमत कितनी हुई है, 95 रुपये। ऐसे ही आटा है 35 रुपये का,
यानी कि 1 किलोग्राम आटे की कीमत है 35 रुपये। तो 5 किलोग्राम आटा जब रोहित ने खरीदा तो उसने कुल कितने रुपए दिए? उसके लिए हम क्या करेंगे, 35 को 5 से गुना कर देंगे। तो पंजू पंजे 25, 5 ते 15 2 17, 175 रुपये। तो आटा कितने में आया उसका? 175 रुपये में आया। ऐसे ही चाय पत्ती है 164 रुपये की, यानी 1 किलोग्राम चाय पत्ती कितने की है? 164 रुपये की। रोहित ने आधा किलोग्राम चीनी खरीदी, आधा किलोग्राम चाय की पत्ती खरीदी है। तो आधा किलोग्राम चाय की पत्ती की कीमत कितनी होगी? 2 अट्ठे 16। इसको हम 2 से भाग दे देंगे। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 82 रुपये की। हमने क्या किया, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 164 रुपये थी, तो आधा किलोग्राम चाय पत्ते की कीमत कितनी होगी? हम 164 को आधे से गुना कर देंगे, तो वो आएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 82 रुपये की। ठीक है। चाय पत्ती के बाद आता है राजमा कितने का है? 54 रुपये प्रति किलोग्राम। और उसने कितने की खरीदी है? 1.5 किलोग्राम राजमा खरीदी है। तो हमें क्या करना है, 1.5 किलोग्राम राजमा की कीमत पता लगानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 54 रुपये किलो की 1 किलोग्राम राजमा है, और आधा किलोग्राम राजमा की कीमत कितनी होगी बच्चों? 54 गुना में 1/2, और इसको गुना करने पे कितना आएगा? 27। अब 54 रुपये 1 किलोग्राम की कीमत और आधा किलोग्राम की कीमत मिला के हमारे 1.5 किलोग्राम की कीमत हो जाएगी 7 4 11, 5 2 7 और 1 8, यानी कि राजमा की कुल कीमत कितनी दी है उसने? 81 रुपये। तो 81 रुपये की राजमा। और मिश्रित दाल कितने की खरीदी गई है? 83 रुपये, यानी कि 1 किलोग्राम मिश्रित दाल की कीमत 83 रुपये है। रोहित ने कितने किलोग्राम खरीदी है दाल? 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी? 83 रुपये, यानी 1 किलोग्राम दाल की कीमत गुना में 3 किलोग्राम। तो 3 तिया 9 और 3 अठे 24, तो ये कुल हो गए 249 रुपये। ठीक है। तो यानी कि जब हम अभी ने जमा करेंगे बच्चों, 40 जमा 214 जमा 95 जमा 175 जमा 82 जमा 81 और 249, तो रोहित ने कुल कितने का सामान खरीदा? इन सभी को जमा करने पे रोहित पता चलेगा हमें कि रोहित ने कुल 936 रुपये का सामान खरीदा। तो रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है? 936, क्योंकि इन पूरे सामान की कुल कीमत कितनी आई है? 936 रुपये। अब बच्चों हमें पता है कि रोहित के पास कितने रुपए थे? 1000 रुपये। उसने खर्च कितने कर दिए? 936। तो उसके पास शेष बची कुल राशि कितनी होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 में से 936 रुपये को घटा देंगे। तो यहाँ पे हासिल लेके 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6। तो हमारे पास क्या उत्तर आया कि रोहित के पास अब कितने पैसे बच गए? 64। यानी रोहित के पास 1000 रुपये थे, उसने 936 रुपये का सामान खरीद लिया, तो उसके पास कितने पैसे और बच गए शेष? 64 रुपये। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में खरीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में, और कितने रुपए का लाभ या हानि उसे होती है। तो बच्चों उसने खरीदे थे 10 किलोग्राम सेब कितने में? 670 रुपये में, यानी कि उसने इन सेबों के लिए कितने पैसे दिए दुकान वाले को? 670। और उसने बेच कितने में दिए? 810, यानी कि इन्हीं सेब के बदले में उससे कितने पैसे मिले? 810 रुपये मिले। उसने सेब खरीदने में खर्च किए थे 670 रुपये और बेच दिए 810 रुपये के, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ? क्योंकि जो उसका क्रय मूल्य था 670 रुपये, लागत मूल्य था 670 रुपये की खरीदे उसने, तो उसने जो पैसे दिए वो उसकी लागत मूल्य थी, और जो उसने बेचा, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो बेचने के बाद जो उसे 810 रुपये मिले वो थे उसका विक्रय मूल्य। तो उसे लाभ हुआ क्योंकि उसने खरीदे थे 670 रुपये में और उसी सामान को उसने 810 रुपये में, यानी ज़्यादा कीमत पर बेच दिया, यानी कि उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 810 रुपये जिसमें उसने बेचा, और 670 रुपये जिसमें उसने सेब खरीदे थे। उसमें से हम घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 6 गया 1, तो उसे कुल 140 रुपये का
लाभ हुआ। कैसे? उसने क्या किया था, 670 में सेब खरीदे, किसी दुकान वाले से उसने 670 में खरीदे और किसी और को 810 रुपये में बेच दिए। तो 810 में से हमने क्या किया, घटा दिया 670 को। ऐसे ही अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में खरीदी, यानी कि उसने कितने रुपए देकर ये सब्जियां खरीदी हैं, 1690 में, और उन्हें 1450 रुपये में बेच दिया। अब उसने क्या किया, 1450 रुपये में उन्हें बेच दिया। तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं, उसने 1600 रुपये में ये सब्जियां खरीदी, यानी कि उसने कितने पैसे दिए खरीदने के लिए, 1690, और जब उसने इन्हीं सब्जियों को बेचा तो उसे कितने पैसे मिले, 1450। तो आप देख सकते हैं कि 1690 ज़्यादा है 1450 से, तो उसे क्या हो रहा है, इसमें हानि हो रही है, क्योंकि उसने खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे दिए और बेचने पर उसे कम पैसे प्राप्त हुए। अब हमें बताना है कि उसे कितने रुपये की हानि हुई। तो हम क्या करेंगे, 1690 में से 1450 को घटाएंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गया 2, तो उसे कुल 240 रुपये की हानि हुई। तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।